तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो यूजीसी काउंसलिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा। क्योंकि देखियो, आपको सिंपल सा बात है, यूजीसी का जब भी आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो आपको दो चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहला कि मुझे कौन सा ब्रांच लेनी है, दूसरा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। दोनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो कॉलेज में जाने से पहले आपके हाथ में दो चीज़ें होती है। आपको कौन सा कॉलेज में जाना है, और आपके उससे पहले हाथ में होती है आपको कौन सा ब्रांच लेके जाना है। और ये ब्रांच जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लाइफ के लिए, आपके पूरे कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जिस भी ब्रांच को आप एक बार चूज कर लिए, जिस भी कॉलेज को आपने एक बार चूज कर लिया, वो आपके जीवन भर साथ रहेंगे। वो कॉलेज का नाता आपके जीवन भर रहेगा, और जो ब्रांच आपने चूज कर लिया उसका भी नाता आपके पास जीवन भर रहेगा। कॉलेज तो हालांकि मेरे ख्याल से उतना मैटर नहीं करता है। हालांकि मैटर ये करता है कि सर्टिफिकेट दिखाते वक्त आपको पता चलता है कि कौन सा कॉलेज हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ना, वो आपका ब्रांच मैटर करती है, आपको कौन सा ब्रांच लेना है। क्योंकि जो ब्रांच है ना, वो आपको पूरे ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। हर एक जगह पे, हर एक मोड़ पे आपको आइडेंटिफाई करेगी कि आप किस बैकग्राउंड के हो, और वो बैकग्राउंड आपको पहचानना जरूरी है। और वो अगर पहचानने में आप एक कदम भी गलती करते हो, एक भी गलती करते हो, तो देयर इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक कि आप उस चीज़ को मिस्टेक कर रहे हो। तो आज जो हम आपको बताएंगे वो आपको यही बताएंगे कि आपको ब्रांच कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टूडेंट को कौन सा ब्रांच लेना। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए ना, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। वीडियो थोड़ा लंबा तो होना ही है, क्योंकि इसमें आपको पूरा ज़िंदगी का सवाल बात है, पूरा आपका कैरियर इस पे दाव पे है। क्योंकि जो ब्रांच को आपने चूज कर लिया ना, वो ब्रांच आपके साथ ज़िंदगी भर साथ रहेगा। मान लेते हैं कि कॉलेज भी आपके साथ रहेगा, लेकिन कॉलेज तो 4 साल तक है। 4 साल के बाद कॉलेज को आप पास आउट हो जाओगे, 4 साल बाद निकल जाओगे। लेकिन जो सर्टिफिकेट लेके घूमोगे ना, उस पर कॉलेज का नाम मेंशन रहेगा, बस उतना बार आपका कॉलेज का काम रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्रांच रहेगा, क्योंकि ब्रांच के साथ आप किसी भी कंपटीशन को फाइट करोगे, किसी भी तरीके का जॉब खोजोगे, किसी भी तरीके का मार्केट में आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, और उसके अनुसार अपने आप को रिलेट करोगे, और उसमें आप अपने आप को देखोगे कि मैं फिट बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ। तो उतना ही जरूरी है कि जितना करियर में इस चीज़ों को समझना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि अभी आप चीज़ों को सोच लो। अभी आप चीज़ों को सोच लो कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना है और कैसे मुझे सिलेक्शन करना है। तो ब्रांच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका सिलेक्शन के लिए, कि आपको ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय आपको ब्रांच को सेलेक्ट करने में देना चाहिए था। जितना समय आपको कॉलेज को सेलेक्ट करने में नहीं देना चाहिए था, उससे कई गुना ज़्यादा आप समय दो अपने ब्रांच को सेलेक्ट करने में। क्योंकि ब्रांच एक ऐसा आपका मतलब काउंसलिंग का पार्ट है, जिसमें आपको ब्रांच को चूज एक बार कर लिया तो वो आपका पूरा होल लाइफ, पूरा करियर में आपके साथ रहेगा। और उसके साथ कभी भी आप गद्दारी मत करना। जो बात है, जो फैक्ट है, जो प्रूफ है, वो पूरा चीज़ आपको मिलेगा। इस वीडियो को बस लास्ट तक देख के जाना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो को लंबा होने से मतलब मत रखना। ये पूरा दाव आपका कैरियर का है, तो कैरियर की अपॉर्चुनिटी पे बात करेंगे, हर एक एक ब्रांच को लेकर के, हर एक एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे कि किस स्टूडेंट को कौन सा ब्रांच लेना चाहिए था और ब्रांच का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए था। इसका पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपको बता दें कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग के लिए, ब्रांच और कॉलेज। कॉलेज के ऊपर हम डेडिकेटेड अलग से बात करेंगे, बट इसमें हम बात करने वाले हैं ब्रांच को लेकर के कि ब्रांच आपको कौन सा सेलेक्ट करना और कैसे सेलेक्ट करना और क्यों करना चाहिए था, इसके पीछे का भी रीजन बताएंगे। और कौन से स्टूडेंट कौन से ब्रांच के अनुसार ढलते हैं, तो उनको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए था, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको बताते हैं कि आपको जो एडमिशन होने वाला रहेगा वो बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन होगा। तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है, और जो भी कॉलेज अवेलेबल है क्या वो एआईसीटी से अप्रूव्ड है। एआईसीटी से अप्रूव्ड करने का मतलब ये हो गया कि आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि देखिए, जितने भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसको हैंडल करता है एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और एक यूनिवर्सिटी, जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटी है, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, जो भी है, दिल्ली, पंजाब, जो भी आपका स्टेट है, उन सारे का एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एआईसीटी। उनका भी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एआईसीटी। इसको अगर फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। सिंपल बात है कि जितने भी यूनिवर्सिटी है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है या बिहार के जितने भी कॉलेज हैं वो सारे एआईसीटी से अप्रूव्ड हैं। तो कॉलेज जो भी मिलेगा आपको 100% सरकारी कॉलेज मिलेगा। और मैं बताऊंगा भी, तो आपको मैं यही बताऊंगा कि अगले पार्ट में आपको बताऊंगा मैं कॉलेज के बारे में, तो आपको सरकारी कॉलेज के बारे में ही बताऊंगा, प्राइवेट कॉलेज के बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी ब्रांच लेना चाहोगे, उस ब्रांच से रिलेटेड जो भी कॉलेज रहेंगे वो सारे आपका एआईसीटी अप्रूव्ड होंगे। अब बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल है ये भी जानना जरूरी है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, किस ऑप्शन के अनुसार आप जाओगे। तो ऑप्शन आपके पास मैं बता दूं जानकारी के लिए आपके,
कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन रखा गया है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। सारे कॉलेज में आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद से आता है कंप्यूटर, उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको सीएससी बोलते हैं आप लोग। उसके बाद आता है आपका ईसीई, ईसीई मतलब है कि इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पर डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है आपका मैकेनिकल, जिसको एमई बोलते हैं, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके सिवाय भी देखोगे तो अदर और भी ब्रांच है मेरे पास जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं और बेहतर भी है। और भविष्य के साथ आपको आगे मैं बताऊंगा, वीडियो जब लास्ट होते चला जाएगा ना तो आपको महत्व समझ में आएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट अदर ब्रांचेज है इसका भी क्या महत्व है। एक एक ब्रांच के बारे में बताएंगे। एंड साथ साथ बता दें कि जो सीएससी ब्रांच है, सीएससी ब्रांच के साथ कुछ स्पेशलाइजेशन ब्रांच भी है ऐड हो रखा है, जैसे सीएससी इन आईओटी, सीएससी इन एआई, सीएससी इन साइबर सिक्योरिटी, इस तरह से और भी ब्रांचेज हैं। उसका भी क्या महत्व है, फ्यूचर में क्या स्कोप है, उस ब्रांच से अगर आप बीटेक कंप्लीट करते हो तो क्या आपका भविष्य रहेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को हल्के में मत लेना, मैं पहले ही बताता हूँ वीडियो को हल्के में मत लेना। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, समझ जाओ कि आप कैरियर जो बनता है ना, सबसे पहला एक ऐसा वीडियो आपको मिला होगा बिहार इंजीनियरिंग में, जो पहली बार मैं, ऐसा लगता है कि मैं बिहार इंजीनियरिंग के जितने भी यूट्यूबर हैं सारे लोग बना रहे हैं, उसमें पहली बार मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जिस टाइम पे एक ऐसा कंटेंट देने जा रहा हूँ जिसमें आपको भविष्य को लेकर के पूरा बात की गई है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट डिमांडिंग, नहीं अभी डिमांडिंग नहीं, डिमांडिंग तो सभी को पता होगा कि सीएससी ब्रांच सबसे मोस्ट डिमांडिंग है। सीएससी डिमांडिंग के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सीएससी से बात करने से पहले कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करना चाहता हूँ मैं एक्चुअली आपका समय थोड़ा सा लूँगा, लेकिन अच्छे कंटेंट में देने की कोशिश करूँगा। कुछ समय आपको और एक चीज़ पे देना चाहिए था कि देखो, जब भी ब्रांच का सिलेक्शन हो तो आपको 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, वो पॉइंट आपको क्लियर करूँगा मैं, फिर आपको मैं ब्रांच के बारे में बताऊँगा, एक एक ब्रांच के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांच सिलेक्शन करते वक्त आपको 4 ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर इस 4 पॉइंट का आप ध्यान रखते हो तभी आप एक बेहतर ब्रांच चूज कर पाओगे, तभी एक आप कैरियर में एक नेक्स्ट लेवल का अपॉर्चुनिटी देख पाओगे, तभी आप 4 साल के पढ़ाई के बाद आप आने वाला 40-50 साल अपने लाइफ से खुश रह पाओगे। ये अगर चीज़ करना जानते हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, चाहे आप कोई भी ब्रांच लो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी, कुछ भी ब्रांच लो, आप उसके साथ खुश रह पाओगे तभी जब ये 4 चीज़ें आप जानते हो तब। ये कौन कौन सी सर 4 चीज़ें रहा ना जरा सर बताइए। चलो आइए बताते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था कि व्हाट ऑप्शन यू हैव, व्हाट ऑप्शन यू हैव, दैट मीन कि आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उस ऑप्शन के अनुसार आप कैसा डिजर्व करते हो ब्रांच को लेकर के। देखो, जो जेईई मेन का पेपर है ना वो बीत चुका है, जो रैंक कार्ड आपका आना था वो रैंक कार्ड आपका आ चुका है। अब जो समय है वो समय ये है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप बेस्ट कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास रैंक 1 नहीं है तो आप भागलपुर एमआईटी कॉलेज की सोच तो रखते ही नहीं हो, और आपके पास अगर बेस्ट रैंक नहीं है, आपके पास एक बेस्ट चॉइस के लिए आपके पास एक कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप बेस्ट के बाद पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। झूठ मूठ का भागोगे मिलेगा तो है नहीं, उसके पीछे भाग करके क्या करोगे। तो कुछ ऐसा क्यों ना सोचोगे जितना मेरे पास चीज़ें हैं, जितना मेरा रैंक है, उस रैंक के अनुसार हम कुछ चीज़ों को और अच्छा करें, उसी रैंक पे कुछ बेहतर हम लोग कर सकें, उसी रैंक पे हम लोग बेहतर कर सके। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपना रैंक देखना होगा कि भाई मेरा रैंक कितना आया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तहत, मेरा यूजीसी की काउंसलिंग कराना है तो भाई मेरा रैंक कितना है। रैंक देखो, फिर आप सोचो कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना है या कौन सा ब्रांच लेना है। ब्रांच भी मैटर करता है रैंक के अनुसार, अगर अच्छे रैंक नहीं आया तो फिर आपको अच्छे ब्रांच भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, इतना तो डैम श्योर है कि आपको ट्राई करना है अपने पॉसिबल रैंक पे हमको बेस्ट मिल जाए, और बेस्ट मिलेगा तभी जब आप बेस्ट समझोगे, और बेस्ट समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। चलो, तो सबसे पहले आपको रैंक देखनी है। दूसरा चीज़ कि जब आप 4 साल कॉलेज में रहोगे तो 4 साल कॉलेज में आपको क्या करना पड़ेगा, घर से जाना आना रहेगा, घर के साथ घर में भी कुछ फंक्शन होंगे, कुछ ऐसा चीज़ें होंगे तो आपको घर जाना पड़ेगा, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, आपको 4 साल जाना आना पड़ेगा ना। लोकेशन तो देखोगे ना, तो लोकेशन भी आपको देखना पड़ेगा, लोकेशन देखना आप लोग। तो लोकेशन और रैंक के अनुसार आपको चीज़ों को देखना है कि मुझे कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, आपको डिस्कस करना विथ योर नोन सीनियर्स और पेरेंट्स। जो आपके सीनियर्स और आपके पेरेंट्स है ना, जो आपके नोन है, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि उनको पता है कि कौन सा ब्रांच बेहतर हो सकता है, तो उनसे एक बार डिस्कस करिए। उनसे पूछिए कि अंदर की बातें क्या है, उनसे पूछिए कि कौन सी ब्रांच का 4 साल 5 साल बाद स्कोप आने वाला है, कौन सा ब्रांच का कितना बेहतर फ्यूचर दिख रहा है। उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस करिए, उनसे सीखिए, फिर आप ब्रांच का सिलेक्शन करने पे बात करेंगे। तो एक पहला पॉइंट आपको ये करना है।
दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि व्हाट मार्केट वांट, मार्केट में क्या चल रही है चीज़ें, मार्केट में डिमांड किसका है, मार्केट के अनुसार मुझे क्या मिलना चाहिए था और क्या मुझे लेना है, जिससे कि मैं मार्केट के अनुसार फ्यूचर में आगे बढ़ सकूं। क्योंकि मार्केट ही आपको जॉब देने वाली है, मार्केट में ही आप सर्वाइव करने वाले हो, तो मार्केट के बारे में सोचना तो आपका बनता है ना। तो मार्केट के लिए दो चीज़ें आपको सोचनी है, पहला कि डिमांड एंड सप्लाई, पहला आपको डिमांड एंड सप्लाई पे सोचनी है। जैसे कि अभी देखिए सीसी का जो है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको साथ साथ सीसी के साथ सप्लाई भी उतना है, उतना ज़रूरत भी है हमारे कंट्री को, हमारे देश को एंड हमारे सोसाइटी को, क्या उतना एक्सेप्ट है सीएससी, ये भी तो देखो ना। सिविल हम ले लिए, मान लीजिए सिविल के अनुसार क्या डिमांड है सिविल में, क्या हमारे पास सिविल में सप्लाई है, सिविल में हम चीज़ों को फिट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उसके बारे में सोचिए, तब आप सोचिए कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना है। तो इसको आपको सोचना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको कंपटीशन रेशियो भी देखनी है। कंपटीशन रेशियो दैट मीन कहने का मतलब ये होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज सीएससी चिल्ला रहे हो, सीएससी ले रहे हो, और कल को पता चला कि यार 4 साल बाद जब हमने सीएससी करके निकला तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हाई है कि मैं सीएससी में फाइट ही नहीं कर पा रहा हूँ। और आप अपने आप को भी समझिए कि यार मेरा जो ब्रांच है सीएससी, इसमें हम आगे चल के कितना लोगों से फाइट करने वाले हैं, कितना लोगों से हम लड़ झगड़ के नौकरी लेने वाले हैं, जॉब लेने वाले हैं, कितना फाइट करना पड़ेगा, कितना कंपटीशन है। ऐसा ना हो कि हम सीएससी की भीड़ में सीएससी ले ले और मुझे बाद में पता चले कि एक जॉब के लिए मुझे 1000 लोगों से फाइट करना पड़ रहा है। अब एक ब्रांच के लिए मुझे 1000 लोगों से फाइट करना पड़ रहा है, दैट मीन कि उसमें आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आपको पता है कितना है। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा हुआ तो आपको पता चला है कि 1/1000 हो रहा है, मतलब सिलेक्शन की आपको प्रोबेबिलिटी 0.001 है। मतलब कितना दुख की बात हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रांच के पीछे भाग रहे हो, ब्रांच के पीछे भागो कि मुझे बेस्ट ब्रांच मिले, लेकिन ये भी तो देखो कि हम कैसा हैं, हमारा रैंक कैसा है, हमारा लोकेशन कैसा है, हमको जो रैंक आया उस पर कौन सा ब्रांच हमको मिल सकता है बेहतर से बेहतर, इसको लेने की कोशिश करो और इसको ट्राई करो कि यार वो बेस्ट मुझे मिले। ऐसा ना हो कि हम एक ऐसे भीड़ में चले जाए जिस भीड़ में आगे चल करके मुझे इतना ज़्यादा कंपटीशन फाइट करने पड़े कि मैं उस कंपटीशन के अनुसार फिट ही नहीं कर पाऊँ, मैं कंपटीशन को निकाल ही ना पाऊँ। तो कंपटीशन भी देखना, आपको कंपटीशन रेशियो देखना और डिमांड और सप्लाई दोनों देखना। तो 2 पॉइंट को आपको मार्केट यही 2 पॉइंट कहती है कि दोनों पॉइंट को देख करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लिया। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि आपको किसका डिमांड कैसा है, किसका मार्केट कैसा है, किसका स्कोप क्या है, किसका फीचर क्या है, किसका कैरियर अपॉर्चुनिटी कैसा है, कौन सा ब्रांच का, ये पूरा चीज़ आपको बताऊंगा। एंड तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम। आप खुद से भी पूछो कि भाई मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है अपने लाइफ से, आप अपने आप लाइफ से क्या उम्मीद रखते हो, ये भी तो देखो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन हो कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना हो, मुझे ऐसा ना हो कि मुझे बिल्डिंग, घर, इमारत, रोड, सड़क, रेलवे बनाने में इंटरेस्ट है, और कहीं जाके हम सीएससी ले लिए, और सीएससी ले लिए तो 4 साल पढ़ भी लिए हम, लेकिन 4 साल निकलने के बाद से मुझे यार मन के अंदर तकलीफ हो रही है कि यार हम इसके साथ फिट नहीं थे, यार हम 4 घंटा 5 घंटा बैठ के कंप्यूटर पर काम नहीं करते हैं, हम 10 घंटा बैठ के कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते हैं। मुझे चाहिए था एक फील्ड जहाँ पर मैं जाऊँ और काम करूँ और आ जाऊँ, मुझे चाहिए था एक ऑफिस काम करने के लिए, और ऑफिस तो मुझे मिला नहीं। मान लीजिए गलती से आपने मैकेनिकल ले लिया, तो मैकेनिकल में तो दोनों होते हैं, फील्ड वर्क भी मिलता है, ऑफिस वर्क भी मिलता है। और मैकेनिकल ले लिया तो मुझे ऐसा ना हो कि यार मैकेनिकल तो ले तो लिया, लेकिन मैं मैकेनिकल के साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैकेनिकल के साथ मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए मैकेनिकल जो लोग लेंगे, मैं आगे चल के बताऊंगा, मैकेनिकल जो आपका जो वर्क प्रोफाइल होता है ना, वो बेसिकली एक्चुअली नॉइजी प्लेस पे काम होते हैं उसके, मतलब जो मैकेनिकली जो चीज़ें काम होंगे, फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, तो वहाँ पे दिन भर गड़ 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 आवाज़ आएगा, एकदम साउंड वाला आवाज़ आएगा। उस लोकेशन पे, उस जगह पे आप काम करने के योग्य हो कि नहीं, ये भी तो देखो अपने आप को ना। तो आप खुद पे भी समझ दो कि यार मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरा किस में इंटरेस्ट है, हम अपने ज़िंदगी से क्या उम्मीद रखते हैं, हम अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कैसे बनना है। खुद से भी एक बार पूछो, दिल पे हाथ रखो और पूछो कि मुझे क्या बनना है, फिर आप ब्रांच के लेने के बारे में सोचो। तो ये चीज़ आपको सोचना है। तो इसको कैसे सोचना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, एंड आपको थिंक करना है, एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को, नॉलेज को ग्रैब करना है कि सिविल क्या है, मैकेनिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सीएससी क्या है, सब ब्रांच को समझो पहले, फिर आपको देखो कि मैं किसके अनुसार फिट कर पा रहा हूँ, फिर आप ब्रांच को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है कि डोंट फॉलो इन अ क्राउड। इसका मतलब क्या होगा कि आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सारे लोग सीएससी ले रहे, हम सीएससी में घुस गए, लेकिन पता चला कि यार सीएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीएससी के लिए हम फिट बैठे ही नहीं थे, और अब मैंने ले ली तो लिया था, सारे लोग उधर जाते हैं, हम भी इधर चले गए। तो एक जो बाण आता है ना, बाण में सबको बहा के लेके चला जाता है, लेकिन रुकता वही है जो एकदम अमल रहे अपने बातों पे। तो आपको अमल रहना है कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना, उसी ब्रांच को आपको सेलेक्ट भी करना है जब चॉइस फिलिंग होगी तो, ठीक है। तो वो ब्रांच आपको डिसाइड करना है। फॉलो में सबके साथ फॉलो मत कर देना, सबके साथ फॉलो कर जाओगे तो एक जो है कि नदी में जाके पानी गिरता है, उसी तरीके से एक नदी में जाके आप भी गिर जाओगे, और गिरने के बाद से आपको पता है क्या होगा,
पड़े रहना वहीं पे दिन भर फ्लोट करते रहना, ऐसे घूमते रहना। बट ज़िंदगी का इतना अनुभव है मुझे कि मैं आपको सही चीज़ों को जानकारी दे सकता हूँ। वो जानकारी आप ले लो अच्छे से, वीडियो को लास्ट तक देख लो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके कमेंट अच्छा से कर देना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और कमेंट कर देना ये भी लास्ट में कि वीडियो आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो बातें बताई जा रही है वो कितना सही है बता देना आप लोग। फिर मुझे भी लगेगा यार मैंने मेहनत की है तो आपको सही चीज़ डिलीवर हो रहा है और आपको मज़ा आ रहा है। तो चीज़ों को कमेंट करके एक बार बता देना, बस मैं इतना आपसे उम्मीद रखता हूँ। और वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि सभी लोगों को ब्रांच सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांच की बात करते हैं, जो कि है सीएससी। क्या बात करेंगे यहाँ पे? सीएससी मतलब कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस एक्चुअली किन बच्चों को लेना चाहिए था और इसमें क्या है हमारे पास चीज़ें, मेरा फ्यूचर इसमें क्या है। सीएससी पहले समझो तो कि सीएससी क्या है। सीएससी लेने के लिए सोच तो रहे सारे लोग, लेकिन सीएससी लेने से किन लोगों को फायदा होगा, किन लोगों को लेना चाहिए था, कौन लोग इसके लिए बने हैं, ये भी तो चीज़ें सोचो ना। आपका फ्यूचर कहाँ पे होगा अगर सीएससी ले लिए तो 4 साल 5 साल बाद जो कि आप कैसे इसके साथ काम करोगे ये भी तो देखो ना। आप इसके अनुसार बने हो या नहीं बने ये भी तो देखो ना। इन सारी चीज़ों को सोच के आपको सीएससी ब्रांच चूज करना है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग सीएससी ले रहे हैं सीएससी मुझे भी चाहिए, सारे लोग जो ले रहे हैं वो मत सोचो। दुनिया क्या कर रही है आप उसको सोचो ही मत, आप क्या बनना चाह रहे हो ये खुद से पूछो, फिर आप ब्रांच का सिलेक्शन करो। तो बात करते हैं सीएससी के लिए कि सीएससी कौन लोग लेना चाहेंगे और सीएससी किन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, सीएससी किन को लेना चाहिए था ये बता देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीएससी है क्या। देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखो हाईली डिमांड है ये इसका एंड इवर इवॉल्विंग फील्ड है इसका। इवर इवॉल्विंग फील्ड मतलब क्या हो गया कि ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड में आने वाला टाइम पे इतना ज़्यादा स्कोप रहेगा, इतना ज़्यादा स्कोप रहेगा कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जल्दी खत्म नहीं होगा। जब एक बार एरा आ गया ये रहेगा ही रहेगा मार्केट में, ये खत्म जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए इसको इवर इवॉल्विंग फील्ड बोल सकते हैं कि आने वाला समय पे इतना ज़्यादा इसका मार्केट का डिमांड रहेगा कि सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं काम करेंगे और कहीं ना कहीं मार्केट में इसका डिमांड रहेगा। तो ये डिमांडिंग तो है, ये तो बात कंफर्म हो गई। साथ ही साथ आपको देखिए इसका पैकेजेस वगैरह भी ना काफ़ी हाई जाते हैं। तो इसका पैकेज की बात करें तो ये पैकेजेस है ना ये भी हाई रहता है एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। भाई इसका तो सब कुछ सही लग रहा है, मतलब मैं फिट हूँ सर, मैं मुझे लेना है सीएससी सर, इसमें बहुत पैसा है, मुझे एकदम कैरियर दिख रहा है इसमें, मुझे ले लेना चाहिए था। अरे रुको जरा समझो और बातों को देखो और मज़ेदार बात बताता हूँ। हु कैन फिट फॉर इट, कौन लोग हैं जो वो इस ब्रांच को चूज करेंगे, कौन लोगों को ये ब्रांच लेना चाहिए था। मैं सबसे कुछ पहले पॉइंट बताता हूँ, उस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त इस बात को ध्यान रखते हुए ब्रांच को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्टेड फॉर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। जो भी बच्चों को अंदर से इच्छा है कि मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, मुझे कोडिंग करनी है, मुझे अपने ब्रांच से रिलेटेड लगाव है, मुझे सीएससी लेना, मुझे कोडिंग करनी है, मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, तो ही आप इस ब्रांच को लो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कंफर्टेबल हो आप लॉन्ग स्किन के साथ काम करने के लिए। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, कंफर्टेबल विद द लॉन्ग स्किन। लॉन्ग स्क्रीन का मतलब क्या होगा, सिंपल सा। देखो ये मेरे हाथ में टैबलेट है, इसी तरीके से आपके हाथ में क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, लैपटॉप रहेगा। इस लैपटॉप पे बैठ के आपको 10 घंटे काम करना है, कर लोगे? 10 घंटे स्क्रीन के सामने टकाटक, चश्मा लग जाता है सीएससी वालों को, देखो ना, चश्मा लगाने के आप काबिल अपने आप को समझते हो तो ब्रांच को लो। 10 घंटे बैठ के कंप्यूटर पे कोडिंग करते रहना है, दम तो लो, मना नहीं करेंगे हम, लो। और आपकी रैंक है अच्छी तो लो, मना नहीं करेंगे हम। लेकिन एक बार सोच तो लो भाई लेने से पहले कि इसमें क्या है नहीं है। ऐसा ना हो कि ब्रांच ले ले और 10 घंटा जब काम करने के लिए बोल दिया जाए, फ्यूचर में 4 साल 5 साल बाद की बात 10 घंटा बैठ के लैपटॉप पे काम करो तो हो ना पाए मेरे से, सर में दर्द हो, पेन में लग रहा है, कमर दर्द करने लगा, फिर आप लेने का क्या फायदा। फिर दूसरा ब्रांच लो ना जिसमें आप अच्छे कर सकते थे, तो वो ब्रांच लेना आप। उसके सिवाय देखो इसमें ना स्ट्रॉन्ग डाटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। मतलब इस ब्रांच को आप ले रहे हो तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी डाटा आपके पास मिलेगा उस डाटा को एनालाइज करने आना चाहिए, उसमें आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड जो है कि अंडरस्टैंडिंग आपका सही होना चाहता है, तो ही ब्रांच को लो। डाटा एनालिसिस का मतलब ये होगा मेरा कि आपके पास बहुत सारा चीज़ें दे दिया जाएगा, उसमें आपको चीज़ों को एनालाइज करना है कि इसको कैसे हो सकता है, इसको कैसे कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि 1 से 50 तक का संख्या आपको बताना है कि 1 से 50 संख्या में से आपको बताना है कितने नंबर ऑफ ऐसे नंबर हैं जो 5 से भाग लग सकते हैं, 5 से भाग लग सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक का एक नंबर दे दिया मैंने आपको, ठीक है। उसमें मैंने बोला कि कितने ऐसे नंबर है जो 5 से भाग लग सकते हैं, तो आपको एक डाटा दे दिया मैंने 1 से 100 तक का। अब इसको आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन से नंबर है जो हम लोग 5 से भाग लगा सकते हैं। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया। तो इसमें से कुछ चीज़ें निकाल पा रहा हूँ मैं, सबको तो भाग नहीं लगा पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं निकाल पा रहा हूँ तो उसको डाटा दे दिया, डाटा से कुछ चीज़ें निकालने आना चाहिए था।
ये होता है डाटा एनालिसिस, ये होता है अंडरस्टैंडिंग। इस तरह की चीज़ों को आप सोच पा रहे हो ना, तो ही इस ब्रांच को लो, क्योंकि डाटा मिलेगा आपको, डाटा से चीज़ों को निकालना होगा, फिर आपको काम करना होगा इसमें, तो इसका जरूरत पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ आपका माइंड काम करता है तो ही इस ब्रांच को लो। उसके सिवा देखिए बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए इस ब्रांच को लेने से पहले। बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज का मतलब ये हो गया कि मैथमेटिकली जैसे कोडिंग करके आपको बताना है कि 2 + 2 4 होता है, कोडिंग एग्जीक्यूट करना। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर किसी ने बनाया होगा, तो कैलकुलेटर जिसने बनाया होगा उसने जो कोडिंग किया होगा उसमें क्या किया होगा, सिंपल थोड़ा होगा उसके लिए पता तो पहले करना होगा 2 + 2 जोड़ के 4 कैसे आउटपुट लाना है, 6 + 2 यहाँ पे 8 होता है तो 8 को कैसे लेना है। तो मैथमेटिकली नॉलेज भी आपको चाहिए इस ब्रांच को लेने से पहले। तो पूछो अपने आप से कि मैथमेटिकली मैं चीज़ों को कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, मैं मैथमेटिकली भी थोड़ा सा फिट हूँ कि नहीं हूँ, मैं बेसिक मैथमेटिक्स मुझे आती है कि नहीं आती है। तो ये सब चीज़ों को आप सोचो, तभी आप कर पाओगे। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके सिवा आपके साथ कैपेसिटी होना चाहता है रिवर्क अगेन एंड अगेन। रिवर्क अगेन एंड अगेन करने का मतलब ये हुआ कि देखो कोडिंग करोगे आप, जब प्रोग्रामिंग करोगे तो कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग रहेगा, कुछ ऐसा आपके पास चीज़ें रहेंगी जिसको करोगे आप, सिंपल वे में आप करोगे, लेकिन करने के बाद से वो पता चला कि लास्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा है, पूरा प्रोग्रामिंग किया हुआ गलत हो गया, पूरा कोडिंग किया हुआ गलत हो गया। फिर आप क्या करोगे, फिर से आपको वापस उठना पड़ेगा और फिर से कोडिंग करना पड़ेगा, फिर से प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, फिर से मुझे 10 घंटे स्क्रीन पे बैठना होगा, फिर से मुझे चीज़ों को करना होगा। और इतना करने के लिए आप अगेन से वापस से गिरने के बाद भी अब तैयार हो उठ के करने के लिए, तो लो ब्रांच को, मैं मना नहीं करूँगा, लो आराम से लो भाई, मजे है इसमें, पैसा तो बहुत है। पैसा कमाना मोटिव नहीं होना चाहिए, आपका पैशन मोटिव होना चाहिए कि हम इसमें पैशन मेरा है कि नहीं है। अगर पैशन को समझ गया ना, हाँ मुझे सर इतना करने आता है, मैं कर लूंगा, मैं फिट हूँ सर, मैं लूंगा सीएससी तो लूंगा, तो लो सीएससी। तो पैशन आपका है तो लो, भीड़ है उसको देख के मत लो सीएससी। 4 साल बाद भी सोचो कि क्या होगा। अब बात करते हैं कि 4 साल बाद अगर आप बीटेक कर लिए सीएससी से, मान लीजिए कुछ बच्चे फिट हो गए सीएससी के लिए, सीएससी अच्छा उनको लगा, सही लगा, कर रहे हैं, सीएससी ले रहे हैं, फिर आप क्या करोगे, सीएससी लेने के बाद से आप 4 साल बाद निकलोगे तो क्या करोगे, आपके लिए कौन कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगा, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा। सर 4 साल बाद हम सीएससी तो निकल तो लिए बीटेक करके, अब मुझे बताइए सर मुझे कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा, हम क्या बन सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो आप देखो यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे पास। तो देखो इसका स्कोप, सिंपल बात करें तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये मैंने बोला ना कि इवॉल्विंग ब्रांच है, मतलब आगे चल के इसका और डिमांड होगा। तो इवॉल्विंग ब्रांच है तो भाई स्कोप तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन सर कैरियर मेरे पास कहाँ मिलेगा, हम इसमें कर लेंगे तो जॉब मुझे कहाँ मिलेगा। तो जॉब के लिए देखो आप वेब एनालिटिक्स बन सकते हो, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बन सकते हो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो, आईटी एनालिटिक्स बन सकते हो, सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकते हो, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की स्किल सेक्टर ही है। ये जो ब्रांच है ना सीएससी, ये स्किल सेक्टर ब्रांच है, मतलब इसमें अपना स्किल को हमेशा बढ़ाते रहना होगा। आज 2 + 2 मैंने सीखा है कि ऐसे कोडिंग करके आता है, तो कल और तरीका सीखना पड़ेगा कि 2 से 2 और कैसे 4 बना दे सकता है। तो ये आपको हर एक दिन, हर एक समय, हर एक मंथ में आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि कुछ नया चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और नए चीज़ बार बार सीखने में आप कंफर्टेबल हो तो सीएससी के लिए जाओ, अच्छी बात है, डिमांड है, लेकिन इसमें काम भी है। काम भी है तो आपका दिमाग भी लगना चाहिए था, दिमाग लगा रहे हो तो पैसा भी कमा रहे हो, तो सारा चीज़ आप एडजस्ट कर पा रहे हो तो इस ब्रांच को लो। इस ब्रांच में आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है, तभी आप मार्केट से कॉम्पिटिट कर पाओगे। नहीं तो आगे वाला आजकल एआई आ गया है, एआई से कोई नहीं, क्यों ना कोई कोडिंग करवा लेगा, एआई से सारे लोग कोडिंग करवा लेंगे। लेकिन एआई को भी जो कोडिंग करके दिया होगा ना कि आपको एआई से कैसे कोडिंग करके देना है, उसके लिए भी तो कोई कोडर बैठा होगा ना। तो उस लेवल का आपको सोच आता है, उस लेवल का आप सोच पाते हो तो आपको इसको चूज करना चाहिए था। अदरवाइज कुछ और ट्राई करो, और भी ब्रांचेस तो है ना, सीएससी थोड़े है। तो जो लोग कंफर्टेबल बैठते हैं सीएससी के लिए आप लोग ले, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, इतना समय दे करके आपको सीएससी के बारे में सोच के सीएससी लेना चाहिए था। ऐसा ना हो कि लेने के बाद से पछतावा होने लगे। अगर कंफर्टेबल हो तो सीएससी लो, गुड एंड वेल, बेस्ट ऑफ लक जो लोग सीएससी ले रहे होंगे, बेस्ट ऑफ लक। आगे बात करते हैं हम अदर ब्रांच की। अदर ब्रांच है मेरे पास, वो आता है मेरे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं ईसी। सीएससी के बाद जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ईसी लेना चाहते हैं, और है भी अच्छा ईसी, क्यों ना ले। अगर किसी को सीएससी ना मिले तो वो ईसी लेते हैं, क्यों लेते हैं इसके पीछे का रीजन समझाते हैं। पहले समझते हैं कि ईसी है क्या। देखो ईसी में जो वर्क मिलेगा ना वो 4 फ्रंट वर्क मिलेगा। अब कुछ बच्चों को जो टेक्निकल टर्म है ना 4 फ्रंट वो समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। 4 फ्रंट का मतलब ये होगा, जैसे कि मेरे पास ये टैब है, इस टैब में मुझे कुछ इंटरनली सर्किट रहता है जो इसको एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरनली सर्किट होगा, इंटरनली सर्किट को ऐसे देख के आंखों के सामने, मतलब एकदम आंख के बहुत नजदीकी चीजों को रख के देख के काम करना पड़ता है।
तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे फोर फ्रंट। इसमें जो वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, फोर फ्रंट। जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि पिक्चर में एक बंदा है जो कि इसी पे काम कर रहा है, ठीक ना, ये काम कर रहा है, चीज़ों को जोड़ रहा है, तो वो एकदम फोर फ्रंट वर्क है, एकदम सामने रख के काम करना पड़ता है। तो अगर आपका आँख है ना, वो कहता है कि सामने से हम रख के चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो फिर इस ब्रांच को लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ देखिए इसमें जो काम मिलता है वो एलईडी बल्ब हो गया, रेडियो हो गया, फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, इस तरीके का जो भी छोटे छोटे पार्ट बनते हैं ना, उसमें इसका वर्क प्रोफाइल रहता है, उसमें इसका आपको काम मिलता है। तो ये हो गया। एंड डेवलपमेंट एंड एडवांस लेवल ऑफ नेटवर्क एंड स्पेस, रोबोटिक्स, एरोस्पेस एक्सेट्रा में भी आपको काम मिलता है। मतलब समझ रहे हो ना, एरोस्पेस में भी आपको जाने की इच्छा हो तो इस ब्रांच के साथ जा सकते हो। आपको इच्छा हो कि हमको रोबोट बनाना है तो इस ब्रांच के साथ आप जा सकते हो। लेकिन हाँ भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा, फोर फ्रंट वर्क आपको करना पड़ेगा। जिससे रोबोट कोई बनाया होता है ऐसे यहाँ पे रख के देखता होगा भाई रोबोट का कैसे जोड़ा है, ऐसे करना पड़ेगा चीज़ों को, तो आप कर सकते हो तो फिर जाओ। हाँ, अगर पूछना चाहो कि हु कैन फिट फॉर इट, कौन बच्चे इसके साथ जा सकते हैं, तो जो बच्चे का इंटरेस्ट होगा कोडिंग में विथ सर्किट डिजाइन। सर्किट जैसे देखो ये सर्किट है ना, ये सर्किट है, इस सर्किट में कुछ डिजाइनिंग करके हमको कोडिंग वोडिंग करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो जिनको कोडिंग चाहिए, सर्किट डिजाइन भी चाहिए, दोनों साथ में कर सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं इस ब्रांच को लेकर के। तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, कोडिंग और सर्किट डिजाइन दोनों करना पड़ता है इस ब्रांच में। तो दोनों करने के लिए आप रेडी हो तो फिर इस ब्रांच को लो। एंड देखो सेम बातें वहीं पे भी है कि यहाँ भी स्क्रीन टाइम आपका अच्छा होता है तभी। जैसे कोडिंग की जरूरत पड़ गई तो कोडिंग करने के वक्त आपको स्क्रीन टाइम अगर अच्छा है, आपका स्क्रीन टाइम पे बैठ सकते हो, आज का जो है कि स्क्रीन टाइम अच्छा है कि 5 घंटे 10 घंटे लगता है बैठ के काम कर सकते हो, तो फिर लो इस ब्रांच को। इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिसिटी वर्क के साथ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, वर्क जो हम लोग करेंगे इसमें मुझे वायर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वायर के साथ आप कंफर्टेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप डरते नहीं हो एक करंट मार देगा भाई, इस ब्रांच को नहीं लेना। तो करंट ब्रांच से भी आपको खेलने में मजा आता है, फिर इस ब्रांच को लो। एंड बेसिक मैथमेटिकल इसमें भी जरूरत पड़ेगी, बेसिक मैथमेटिकल जिनका सही होगा उस ब्रांच के साथ जा सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है कि इंटरेस्टेड होंगे रोबोटिक्स और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत अच्छा स्कोप है भाई, आगे चल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंजीनियर भी बनते हैं, तो ब्रांच ये अच्छा है, ले सकते हैं आप लोग। तो जो लोग इसके अनुसार फिट बैठते हैं आप लोग ले लीजिए ब्रांच को, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी इस ब्रांच के बारे में समझाना मेरा काम था, मैंने समझा दिया, बाकी चूज करना आपका काम है, ये आप लोग चूज कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है फिट बैठते हो तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपने चूज कर लिया भाई, सर चूज कर लिया, 4 साल पढ़ भी लिया, अब 4 साल पढ़ने के बाद से मुझे इसमें स्कोप क्या मिलेगा, स्कोप के लिए देखिए सबसे पहला क्या है कि आपको पता हुआ कि इसका स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है देखिए सर, आपको मैंने अगर मैं बताऊं तो देखिए आपने चिप प्लांट का नाम सुना होगा। चिप प्लांट जैसे कि मैं कहूं कि एक छोटे छोटे चिप बनते हैं, जैसे मेमोरी बनता है, ठीक ना, जो भी फ़ोन रहता है उसके अंदर छोटा छोटा चिप लगता है, या आजकल जो है कि एसी बनता है, ट्यूबलाइट बनता है, एलईडी बनता है, टीवी बनता है, फ़ोन बनता है, लैपटॉप बनता है, जो भी चीज़ें बनती है उसके अंदर छोटा छोटा चिप की जरूरत पड़ती है। तो चिप में अगर आपको इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी कर रही है इंडिया में, तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा कि इंडिया इज़ अ इमर्जिंग कंट्री दैट हैव द चिप, जिसका चिप का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर चिप का डिमांड ज़्यादा है तो मतलब उसको डिज़ाइन कौन करेगा, इसी इंजीनियर, आप डिज़ाइन करोगे, जिनको इसी ब्रांच है, जो इसी लेना चाहते हैं, जो इसी लिए हैं, वो डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 15 मिलियन इन्वेस्टमेंट हो रखा है चिप प्लांट के लिए। अब 15 मिलियन कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी, ये मतलब जो भी फॉरेनर कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट किए हुए इंडिया में 15 मिलियन इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा थोड़े है कि जो कंपनी है वो फालतू की कंपनी है, बेकार के आगे 15 मिलियन लगा के चली गई है। कहीं ना कहीं वो फ्यूचर देख रही होगी तभी तो डिमांड कर रही है। तो सिंपल बात है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है ना उसका स्कोप भी अच्छा होता है, इतना माइंड में रखिए। जिसका डिमांड है ना उसी पे इन्वेस्ट लोग करते हैं, जिसका डिमांड नहीं इस पर लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इंडिया में कोई कंपनी अगर 15 मिलियन तक इन्वेस्ट कर सकती है तो डिमांड तो उसका रहेगा ना, और इसको कौन डिजाइन करेगा आगे जाके, इसी ब्रांच वाले। तो आप जा सकते हो इस ब्रांच के साथ। एंड आप देखोगे तो इंडिया में ना एक सोलर इन्वेस्टमेंट भी हो रखा है। सोलर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो, जैसे आपने देखा होगा कि अभी डीजल और पेट्रोल का जो है ना दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और शॉर्टेज भी होने लगा है। मतलब डीजल और पेट्रोल आने वाला समय में भविष्य में ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि बचेगा नहीं, सारे लोग पेट्रोल ऊँच चला रहे हैं गाड़ी, तो ख़त्म तो होना ही है ना। तो ख़त्म हो जाएगा तो भाई बचेगा क्या, मेरे पास एक ही एनर्जी बचेगा, कौन सा, सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का एनर्जी बचेगा। सूर्य देवता की एनर्जी से हम कैसे एनर्जी ले सकते हैं, एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो वो आता है सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी में क्या करना होगा, सोलर एनर्जी को कौन मैनेज करेगा, इसी वाले भाई। आप कोडिंग करोगे, आप देखोगे इसी के लिए कि मुझे सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो सोलर एनर्जी का मैं कैसे यूटिलाइज करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसके लिए कौन डिजाइनर होगा, इसी वाले करेंगे। तो जो भी ब्रांच
लेना चाहते हैं एसी, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका सोलर एनर्जी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सोलर एनर्जी में सबसे टॉप पे है, तो समझ सकते हो कि इसका डिमांड कितना अच्छा होगा, इसका स्कोप कितना अच्छा होगा। तो इस ब्रांच के अनुसार जा सकते हो। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर भी इसका अच्छा ही होगा। एंड उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे कि डेली बेसिस पे जो भी आप डिवाइस यूज करते हो, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, ब्लूटूथ, लैपटॉप, जो भी यूज करते हुए, सारे में कहीं ना कहीं चिप रहता है, सारे में कहीं ना कहीं इसी वाले उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक्चुअली, तभी वो चीज़ें बना रहता है। तो डेली बेसिस पे जो यूज है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, वो बहुत ज़्यादा है। घड़ी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये भी जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ फ़ोन से कर रहा हूँ, तो फ़ोन का भी यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमांड तो इसमें बहुत ज़्यादा है ना, डेली बेसिस पे भी चीज़ों लोग बिगाड़ते हैं, बनाते हैं, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। डेली किसी को फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए, तो उसका कौन बनाएगा? इसी वाले बनाएंगे, इसी के बच्चे बनाएंगे। तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है ना। तो आप इस ब्रांच के साथ अगर चाहते हो कि फ्यूचर देख रहे हो, तो फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, जा सकते हो इस ब्रांच के साथ। लेकिन हाँ, काम करने का तरीका जो मैंने बताया ना, काम कैसे फोर फ्रंट वर्क होगा आपको देख लेना। काम करना पड़ेगा तो आपको स्किन पे काम करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा, तो चीज़ें एनालाइज करके आप देखना इस ब्रांच को लेने से पहले। अब सर ले ठीक है, हमने समझ गया, सारा बात ले लिया सर, मस्त है, मुझे मेरे लिए कंफर्टेबल है, हम ले रहे हैं इस ब्रांच को। तो ले रहे तो मुझे क्या मिलेगा? 4 साल बाद बीटेक कंप्लीट करेंगे बस, मुझे क्या मिलेगा? तो आप बनोगे डिजाइन इंजीनियर बनोगे, ठीक ना, आप साउंड इंजीनियर बनोगे, आप बोर्ड एंड कास्ट इंजीनियर बनेंगे, आप मल्टीमीडिया इंजीनियर बन जाओगे। तो ये सब आपके पास फ्यूचर स्कोप है, जो कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके पास, कैरियर ऑप्शन है, आप जा सकते हो आगे चल करके। तो ये बात होगी हम लोग इसी के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो आता है मेरे पास, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर किनको लेना चाहता है? सिविल इंजीनियर किनको लेना चाहता है? कौन लोग जा सकते हैं सिविल के साथ? तो देखो, सिविल जो ब्रांच है एक ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच का डिमांड भी अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा है, और इसका डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। तो पहले समझते हैं कि सिविल में हम करते क्या हैं। बेसिकली जो सिविल ना, वो फोकस करती है डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट कौन सा टाइप का? तो डेवलपमेंट बिल्डिंग, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, वाटर सप्लाई, अर्थक्वेक, यहाँ पे इरिगेशन एंड मेनी मोर थिंग। तो जो भी बच्चे चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना है, रेलवे बनाना है, टनल बनाना है, ब्रिज बनाना है, ठीक ना, अर्थक्वेक के बारे में समझना है, भूकंप कैसे आते हैं, क्या होता है नहीं होता है, या इरिगेशन के बारे में सोचना है, वो बच्चे जा सकते हैं इस ब्रांच के अनुसार। तो ये आपका सिविल में वर्क प्रोफाइल होता है। अब जो है कि जो बेसिकली जो वर्क होता है ना, इसका पूरा पूरा देखोगे तो मेनली इसका फील्ड वर्क होता है। इसमें ऑफिस वर्क बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। क्योंकि जो सिविल का कंस्ट्रक्शन होता है वो किसी साइट पे होता है, किसी जगह पे होता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, तो वो साइट मिलता है, आपको साइट पे जाकर काम करना पड़ता है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि मुझे ऑफिस वर्क नहीं चाहिए, मुझे साइट वर्क चाहिए, मुझे फील्ड में काम करना है, उन लोगों के लिए बेस्ट ब्रांच है। तो भाई फील्ड में वर्क तो मिलेगा, लेकिन फील्ड में किस टाइप का वर्क मिलेगा? कंस्ट्रक्शन कराने का, ठीक है, रोड बनवाने का, टनल बनाने का, ब्रिज बनाने का, और इसमें पैसा भी बहुत है। पैसा तो भाई बहुत है, लेकिन हाँ, दिक्कत वही है कि काम करना पड़ता है, धूप में चलना पड़ेगा। समझ लो फील्ड में दे दिया तो क्या करना पड़ेगा? धूप में चलना पड़ेगा आपको, बारिश हो रही है तो भी जाना पड़ेगा, ठंडी लग रही है फिर भी जाना पड़ेगा। तो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी समय में आपको तैयार रहना है फील्ड वर्क के लिए, तो इस ब्रांच को लो। अदरवाइज पैसा है, इस भी ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, पैसा तो है ना भाई। अब कौन ब्रांच लोग हैं जो इस ब्रांच को लेना चाहेंगे? हु कैन बी फिट फॉर इट? तो देखिए, जो भी इंटरेस्टेड है डिजाइन करने में, बिल्डिंग, टनल, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, वो इस ब्रांच को चूज कर सकते हैं। जो लोग भी कंफर्टेबल है ट्रेवलिंग फील्ड वर्क के साथ, वो लोग कर सकते हैं। आज इस साइड पे रखा है, 2 महीने बाद आपका पोस्टिंग कहीं और हो जाएगा, 3 महीने बाद किसी और साइड पे चले जाएंगे। मान लीजिए कि इस एरिया में एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो आपको दे दिया, रेलवे स्टेशन बन के कंप्लीट हो गया, अब 1 महीना 2 महीना में या 1 साल में तो खत्म कहानी यहाँ का। अब दूसरे जगह पे बनेगा रेलवे, तो वहाँ पे भेज देगा आपको। तो ट्रेवलिंग के साथ आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए आप फिट हो, ट्रेवल करना जानते हो, ट्रेवलिंग में आपको मन लगता है, फील्ड वर्क में काम करने के लिए कंफर्टेबल हो, तो इस ब्रांच को ले सकते हो। पैसा तो है भाई, एक बार एक अपार्टमेंट बनाने का ठेकेदारी मिल गया आपको, एक इंजीनियर तो आराम से 2 करोड़ मान लेते हैं लोग। एक रोड बनाने का टेंडर मिल गया भाई, 2 करोड़ लोग ऐसे मार लेते हैं। इसलिए तो पुल गिरता है बिहार में, इसीलिए तो पुल गिरते हैं इंजीनियर में। लेकिन आपको ईमानदार इंजीनियर बनना है, बेईमान इंजीनियर नहीं बनना है। पैसा तो ये ऑलरेडी देते हैं आपको, काम लायक, आपको इतना पैसा देते हैं कि आप अपना ज़िंदगी निकाल सकते हो। बट किसी का रोड गिरने मत देना भाई, किसी का बिल्डिंग मत गिरने देना। बहुत मेहनत के बाद वो बिल्डिंग बनती है, फिर भी बिल्डिंग गिर जाती है, पुल गिर जाती है बिहार में। अब पता नहीं कैसे इंजीनियर बनाते हैं। मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला अभी तक कि मैं कोई ऐसे बड़े से ब्रिज का और यहाँ पे पुल का निर्माण करूँ। अगर मैं करूँगा भविष्य में, तो गारंटी करता हूँ कि जो गारंटी वाला होता है ना कि 100 साल के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहता,
बिल्डिंग के अंदर, वो मैं नहीं होने दूंगा। अपने अपने ईमानदारी पे काम करेंगे भाई, ये मेरा ईमानदारी है। बाकी अगर एक बार पुल गिर जाए भाई, लोगों का तो करोड़ों का नुकसान होता ही होता है, साथ में जो पब्लिक मरती है उसकी अलग जिम्मेदारी होती है। उसके बाद भी आपका जो बेइज्जती होगा, जो आपका इंसल्ट होगा, उसका एक अलग कहानी है। तो इतना सारा करने की जरूरत नहीं। आप ईमानदार इंजीनियर बनो, बेहतर भविष्य के लिए सोचो, एक देश के नागरिक होने के नाते आप सोचो, कमाने के पर्पज से मत सोचो। कमाने के लिए तो आपका पैसा जितना है ना, सैलरी जो आपको मिल रहा है उतना से काम चलेगा आपका, वो सरकार इतना कम नहीं देती आपका सैलरी। और देखो सिविल में एक चीज़ और होती है, सिविल जो भी बच्चे लेना चाहते हैं उनको आपको बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए था, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, एंड कैरियर जो है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपका अच्छा होना चाहिए। कैसे चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, कितना लोड है, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, ये क्रिटिकल सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। तो क्रिटिकल लेवल का थिंकिंग आपके पास होना चाहिए था। एंड देखो एक चीज़ और होती है भाई, जो भी बच्चे सिविल लेते हैं ना, उनके पास दिमाग में दो चीज़ होती है, उनका प्राइवेट जॉब कम आता है, सरकारी जॉब ज़्यादा आता है। याद रखिएगा, सिविल में सरकारी जॉब ज़्यादा आता है, प्राइवेट जॉब कम आता है, जबकि सीएससी और इसी में प्राइवेट जॉब ज़्यादा आता है और सरकारी जॉब कम आता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एंड इवन और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस किया जा सकता है। तो देखिए, अगर आपको इसको ब्रांच के लिए आप लेने के लिए एलिजिबल हो, ले रहे हो, तो आपका स्कोप क्या रहेगा। तो देखो स्कोप आपका बहुत अच्छा है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रक्चर डोमेन। जो स्ट्रक्चर डोमेन में है ना, उसमें स्ट्रक्चर डोमेन में मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो रखे हैं। बड़े बड़े इमारत, बिल्डिंग, रोड, सड़क, टनल, ब्रिज बन रहे हैं। इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर रखा है? इंडिया में। यानी कि इंडिया में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला रहेगा। तो इसका डिमांड अगर ज़्यादा है तो इसका स्कोप भी सही हो गया। तो जो ही बच्चे इस ब्रांच को लेंगे, आने वाला भविष्य में इनका डिमांड अच्छा देखने को मिल जाएगा। और देखो एक चीज़ और होती है, आपको पता होगा कि जब इंडिया ना कि लार्ज पॉपुलेशन कंट्री है, चाइना हो गया, बहुत सारा कंपनी है ना, कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा नहीं, मतलब इतना है कि भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है। लोग एक दूसरे पे चढ़ के रह रहे हैं। जैसे देखो पहले क्या होता था कि एक तला बिल्डिंग बनाया, फर्स्ट क्लास रह रहे हैं, लेकिन आज देखो 4 तला, 5 तला, 10 तला भी बनने लगा है। क्यों बन रहा है? लोगों का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, डिमांड इतना ज़्यादा है कि लोग रहेंगे कहाँ। तो आगे चल के अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, तो पॉपुलेशन के साथ लोगों को मैनेजमेंट करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। रोड बनेगा, रेलवे बनेगा, टनल बनेगा, ब्रिज बनेगा, घर बनेगा। ये सब बनाएंगे कौन? सिविल इंजीनियर आप बनाओगे। सर आप कल के भविष्य में एक इंजीनियर बनोगे, सिविल इंजीनियर, तो आप बनाओगे घर। और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे घर बनाऊँ कि कम एरिया में ज़्यादा लोगों को रख सकूँ, कैसे रोड बनाऊँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ट्रेवलिंग करने का सुविधा दे सकूँ। ये कौन सोचेगा? आप सोचोगे सर। तो डिमांड तो है, तो स्कोप भी बहुत अच्छा है। चलिए सर, मान लिया डिमांड अच्छा है, इस ब्रांच को लेना चाहते तो ले सकते हैं। किसको लेना ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था, क्या इसका स्कोप है ये बता दिया। अब बात करते हैं सर कैरियर मुझे कहाँ दिखेगा। अगर हम कल को सिविल इंजीनियर से बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा कैरियर कहाँ दिखेगा? आपका कैरियर साइट इंजीनियर बनने का, सर्वेयर इंजीनियर का, कंस्ट्रक्शन का, स्ट्रक्चरल का, कैड टेक्नीशियन बन सकते हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हो। अच्छा स्कोप है भाई, बहुत सारे फील्ड है जो आपको जॉब दे देंगे। इसमें जो सबसे बेस्ट है ना, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियर है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इन्वायरमेंटल इंजीनियर। अगर गलती से कोई बन गया ना, पैसा तो है ही है भाई, लेकिन अच्छा लाइफ स्टाइल है इसका। मेरे जान पहचान के एक हैं जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं, अच्छा उनका लाइफ स्टाइल है, तो मैं खुद उनसे इंस्पायर्ड रहता हूँ। तो देख लीजिएगा, आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बता दिया, कैरियर ऑप्शन बता दिया। और सर ब्रांच के ऊपर बात करिए सर। अब बातें हैं फाइनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैकेनिकल का क्या फ्यूचर है, कैसे लोग हैं। मैकेनिकल अगर आप लेने की सोच रहे हो, मैकेनिकल आपको लेना है, तो पहले समझते हैं कि मैकेनिकल में हम करेंगे क्या। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आर जो है कि फोकसिंग डिज़ाइन ऑफ इंजन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल एंड एक्सेट्रा। मतलब देखिए इसमें ना नए नए मटेरियल का रिसर्च होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुन रखा होगा मेटल, एल्युमिनियम, ठीक ना, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, ऐसा चीज़ें जो भी मेटल है ना, ये सारे मेटल हो गए। मतलब मेटल नहीं सारे, मतलब ये एक एलिमेंट हो गए। तो जो मेरे एलिमेंट है ना, इन सारे एलिमेंट को रिसर्च करके लाया जाता है। वो कौन लाता है? मैकेनिकल इंजीनियर लाता है। नए नए मटेरियल का जो खोज होता है वो कौन करता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। तो एक्चुअली में रिसर्च होते हैं वो डिजाइन ऑब्जर्वेशन भी काम करते हैं लोग। तो इसमें जो काम आप मिलेगा आपको, मेंटेनेंस वर्क भी मिलेगा, डिजाइनिंग का भी काम मिलेगा, ऑब्जर्वेशन वाला भी काम मिलेगा। तो कौन सा इसको ले सकते हैं? मैकेनिकल वाले का मेनली काम होता है ऑटोमोबाइल डिजाइन करना, ठीक ना, यहाँ पे कार वगैरह बनाना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ों को डिजाइन करना होता है। तो ये सब कौन करेंगे? मैकेनिकल। अब जो लोग सोचते हैं कि मैकेनिकल में कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बताता हूँ। आप सोच के देखो, कल को पैसा आपके पास होगा, आप क्या लोगे? कार लोगे, गाड़ी लोगे, बंगला लोगे, घर लोगे ना?
फोर व्हीलर लोगे तो कौन बनाएगा ये फोर व्हीलर? मैकेनिकल बनाएंगे, एक मैकेनिकल इंजीनियर बनाएगा, तो उसका डिमांड तो है ना भाई। ऐसा थोड़ा है कि कल को कार बिकना बंद हो जाएगा, और कार बिकना बंद हो जाता तो फिर आप कार लिया ना आपने, तो डिमांड आप कार तो लोगे ना भविष्य में। सोचते हैं कितने लोग, कमेंट कर बताना यार, कितने लोग सोचते हैं कि भविष्य में मेरे पास एक अपना कार हो। कार होगा ना, कौन डिजाइन करेगा? मैकेनिकल वाले, तो मैकेनिकल डिमांड तो है। एंड इवन देखो, अगर वह बात करें कि मैकेनिकल वाले के लिए कौन कौन लोग जा सकते हैं, कौन लोग को लेना चाहिए मैकेनिकल, तो देखो जिनका इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में, मोटर व्हीकल में, इंजन में, न्यू मटेरियल के रिसर्च में, न्यू मटेरियल का रिसर्च में आपका दिमाग लगता है तो आप इस ब्रांच को ले सकते हो। जो लोग कंफर्टेबल है फील्ड वर्क एंड ट्रेवलिंग वर्क के साथ, क्योंकि देखो इसमें भी जो काम मिलेगा ना वो आपको ट्रेवलिंग के साथ साथ आपको फील्ड वर्क मिलेगा। इसमें ऑफिस वर्क भी होता है, मतलब ऑफिस वर्क, यहाँ पे फील्ड वर्क दोनों मिलता है। तो ऑफिस वर्क के साथ अगर फील्ड वर्क की भी आप करना के लिए सोचते हो तो आप जा सकते हो। इसमें दोनों काम मिलते हैं, वर्क जो मिलेगा वो फील्ड वर्क भी मिलता है और ऑफिस वर्क मिलता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा पोस्टिंग आपको मिलता है एंड किस फील्ड में आपका कौन सा पोस्ट के लिए आप जॉब लेते हो, उसके अनुसार है। लेकिन दोनों फील्ड का इसमें काम मिलेगा, ऑफिस का भी मिलेगा और यहाँ पे जो कि फील्ड का मिलेगा। उसके साथ देखो तो कि जो भी है ना, इसमें आपको वर्क जो मिलेगा वो कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा। जो आपको मिल गया वर्क, जैसे देखो उसमें ना मैकेनिकल में बहुत सारा इक्विपमेंट बनता है, तो जो वर्क काम करोगे ना आप लोग, बड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार कैसे बनना है। ऐसा ना हो कि मटेरियल कुछ और डालना था, डाल दिए कुछ और मटेरियल, तो गलती हो जाएगा ना भाई। तो कंसंट्रेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन पावर आपका अच्छा है तो आप जा सकते हो इस ब्रांच के साथ। बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज भी चाहिए आपको यहाँ पे, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चाहिए ही चाहिए। एंड इसके सिवा देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि रेडी फॉर द एलॉन्ग और द साउंडी प्लेस ऑफ वर्क। इसमें जो काम मिलेगा ना भाई, किसी जंगल वंगल में दे सकता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री बनते हैं ना, जो मैकेनिकल के होते हैं इंडस्ट्री, वो जनरली आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ टाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग में जो इंजन बन रहा है, मटेरियल जो बनते हैं वो सब कैसे बनते हैं, वो बनते तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हल्ला होता है, नॉइजी आता है, एकदम गड़ 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 आवाज़, खट 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 आवाज़ आएगा। अब जब आवाज़ आएगा खट 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 का, तो वो शहर में बैठा देंगे तो शहर में तो दिक्कत हो जाएगी ना, लोग परेशान रहेंगे दिन भर। तो उनका मजबूरी होता है कि आउटसाइड वर्क देते हैं, आउटसाइड फैक्ट्री बैठाता है, तो आपको जो काम मिलेगा वो काम मिलेगा। तो रेडी रहना आप लोग, जो काम मिलेगा वे एलॉन्ग काम मिलेगा, अलग हट के मिलेगा। एंड रेडी रहो आप कि आपको जो मैकेनिकल लेंगे वो रेडी रहेंगे कि आपको जो वर्क मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा, साउंडी प्लेस में वर्क मिलेगा, एकदम खट 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 का आवाज़ आ रहा है बट फिर भी आप चीज़ों को कर रहे हो। अगर इतना कंफर्टेबल है तो लो ब्रांच, अच्छी बात है। हाँ लेकिन डिमांड अच्छा है, स्कोप बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब ब्रांच है, अच्छा ब्रांच है। अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल हो तो जा सकते हो, बेहतरीन ब्रांच है, आने वाला समय पर भी इसका भविष्य हो। लेकिन इसके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है, इसके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है, अभी आपको डिस्कस करूँगा। इसका थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। देखो इस ब्रांच के साथ अगर स्कोप की बात करेंगे तो देखो, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड हैंस डिमांड इज अवेलेबल। डिमांड इसका अवेलेबल है, डिमांड कभी खत्म नहीं हो रहा है। कार सब लोग भविष्य में खरीदते ही हैं तो डिमांड तो रहेगा। सारे लोग जो है कि कार खरीदेंगे, रेलवे बनेगा, ठीक ना, जो भी फैसिलिटी बनेगा वो भी चीज़ आप करेंगे, वही करेंगे। हेलीकॉप्टर भी बनेगा तो मैकेनिकल इंजीनियर का काम पड़ता है। तो चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो आपका एबिलिटी जो है टेक्नोलॉजी के साथ इसका है, इसका डिमांड है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ एक ही है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, बट ड्यू टू द लो कटअप क्वालिटी ऑफ इंजीनियर मे बी लैक। इसका मतलब सिंपल हो गया, देखो यहाँ ना लोगों मैकेनिकल चूज करने की पता नहीं आजकल डिमांड कम हो गई है, मतलब लोग मैकेनिकल कम चूज करने लगे हैं। तो जब लोग इसमें कम चूज करते हैं तो बेशक बात है कि जो लोग इसको कम चूज करते हैं, मतलब जिनका डिमांड, जिनका रैंक, जिनका क्वालिटी जो अच्छा पढ़ के जाता है, जो एक अच्छा स्टूडेंट रहा होगा, वो इस ब्रांच को लेता ही नहीं है। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उस ब्रांच को ले लेते हैं। तो जो कमज़ोर बच्चे इस ब्रांच को ले लेते हैं, या मतलब उनको लगता है कि जिनका, मतलब ऐसे समझो ना, नॉर्मली जिनका अच्छा परसेंटाइल होता है, जिनका अच्छा नंबर होता है, जिनका अच्छा रैंक होता है, वो क्या ब्रांच लेते हैं? सीएससी लेते हैं, इसीलिए लेते हैं। तो ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चे तो वो तो उधर चले गए। अब जो बच्चे कमज़ोर बच्चे वो इस ब्रांच को ले लेते हैं, इसीलिए इसका कटअप कम जाता है। और कटअप कम जाता है मतलब इसमें जो भी स्टूडेंट आता है थोड़ा नॉलेज उनके पास कम रहता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नॉलेज नहीं रहता है नॉलेज, लेकिन थोड़ा औरों के कंपेरिजन में कम रहता है। तो इसीलिए इनका थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाता है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि यार इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्यों लें हम, इसमें कटअप कम जाती है, इसमें क्वालिटी इंजीनियर नहीं रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ब्रांच अच्छा है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। गो थ्रू दिस ब्रांच, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका डिमांड है। हाँ, कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखो, मैन्युफैक्चर इंजीनियर बन सकते हो, क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हो, कैड टेक्नीशियन बन सकते हो, एरोस्पेस में आपको काम करने का मौका मिलेगा, मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हो। तो ये सब हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटी हो गया, देख लीजिएगा आप इस ब्रांच के साथ।
मैंने बहुत सारी चीज़ें, तमाम सारी चीज़ों पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई होप कि मैकेनिकल के ब्रांच जो भी बच्चे लेना चाहते हैं उनको चीज़ें पता चल चुकी है। अगली ब्रांच मेरे पास आती है डबल ई और यहाँ पर ट्रिपल ई। अब डबल ई और ट्रिपल ई के कौन बच्चे लेना चाहेंगे, किस तरीका का वर्क मिलेगा इसमें, इसको समझते हैं। देखिए, these branches are basis, these branches are is design and application of the system, machinery and equipment that use in the electricity। कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे आपको चीज़ों को बनाना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प कर देगा, उस डिवाइस को आपको बनाना पड़ेगा, इसमें ये काम होता है। एंड जो कि इसमें सर्च टेक्निक, जो यहाँ पे सर्च टेक्निक टू सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नेटवर्क। मतलब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि नेटवर्क के थ्रू हम कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। जैसे यहाँ पे बिजली मैं बना रहा हूँ, यहाँ से मेरे अपने गोपालगंज घर, जो मेरा गोपालगंज घर है, वहाँ पे मुझे सप्लाई करना है यहाँ पे, तो कैसे मैं यहाँ से वहाँ तक नेटवर्क बनाऊँ कि यहाँ से मैं वहाँ तक बिजली पहुँचा सकूँ, इसके बारे में सोचना होता है इस ब्रांच में। दोनों ब्रांच जो है कि लगभग सेम होती है, इसलिए दोनों ब्रांच को मैंने साथ लिख रखे हैं। एंड इसका जो वर्क प्रोफाइल है ये आपको पता चल चुका है। आपको अगर मैं बताऊं कि कौन लोग इसके साथ फिट कर सकते हैं, तो देखो, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि नेटवर्क के साथ काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं इस फील्ड में, वो लोग जा सकते हैं। जो लोग इसमें ट्रेवलिंग कर सकते हैं फील्ड वर्क के साथ, वो लोग जा सकते हैं। जो लोग कंफर्टेबल हो कंसंट्रेशन के साथ काम करने को, वो लोग जा सकते हैं। जिनका बेसिक नॉलेज सही होगा मैथमेटिक्स में, वो लोग जा सकते हैं। जो लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, वो लोग जा सकते हैं। तो ये लोग का रिक्वायरमेंट है, आप लोग चाहो तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम एट ऑल नहीं है। हाँ, बात करें इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका डिमांड क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। देखो, इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है, ख़राब नहीं है, अच्छा स्कोप है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है, एक बंदा यूपीएससी भी निकाला हुआ है, वो भी निकाल सकते हैं, कर सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छा है, इसका जो है कि ओपन है, आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डबल ई और ट्रिपल ई वाले जो भी बच्चे हैं वो चाहें तो ले सकते हैं, इसका स्कोप अच्छा है। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करो तो देखो, डिजिटल इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रीशियन, सर्किट एंड नेटवर्क बन सकते हो, नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, नेटवर्क एनालिटिकल बन सकते हो, एंड मेनी मोर, जो कि इसी ब्रांच वाले के साथ कुछ पोस्ट हैं जो कि इसके साथ शेयरिंग होते हैं। तो इसी ब्रांच के पोस्ट भी इसके साथ शेयरिंग होते हैं, तो इसी का भी कुछ जॉब आप लोग ले सकते हो। तो आप लोग बाउंड्री कंडीशन पे हो, जो भी डबल ई या फिर ट्रिपल ई चूज कर रहे हैं, इसी में भी कुछ पोस्ट आते हैं जो इसके लिए आप क्वालिफाई करते हो, एलिजिबल होते हैं। कुछ पोस्ट डबल ई के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ये बाउंड्री पे ब्रांच है, उधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप लोग जा सकते हो। बात करें हमारे पास अगला ब्रांच जो आता है अदर ब्रांचेज। अदर ब्रांचेज में दैट मीन मैं यही कहना चाहूँगा, अदर ब्रांचेज, जैसे मैंने बोला ना आपको, अदर ब्रांचेज का मतलब क्या हो गया कि दोज ब्रांचेज न्यूली ब्रांच है, दीज ऑल ब्रांचेज आर न्यूली ब्रांचेज। न्यूली ब्रांचेज जैसे कि देखिए, इसका फ्यूचर में रिजल्टेंट मतलब दिखेगा, इसका फ्यूचर में रिजल्ट दिखेगा, इसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगा। मैं कह रहा हूँ सीएस के कंपेयर में भी ये चीज़ अच्छा करेगा फ्यूचर में जा करके, जो अदर ब्रांचेज है। लेकिन वही है कि इसका इंटरेस्ट अभी बहुत कम लोगों में जगह है, बहुत कम लोग इस ब्रांच को लेना चाहते हैं। देखो, ये ब्रांच वो लोग ले सकते हैं जिनका एक वो है कि हम लोग कैरियर में कुछ अलग करना चाहते हैं, दूसरों से कुछ अलग करना चाहते हैं कैरियर में। जैसे कि कुछ लोगों का होगा कि हमको ग्राफिक डिजाइनर बनना है। ग्राफिक डिजाइनर का मतलब, जैसे अभी जो पीपीटी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पीपीटी कौन बनाया है, एक ग्राफिक डिजाइनर बनाया है। तो ग्राफिक डिजाइनर जो इस तरीके से डिजाइन करना जानता है, चीज़ों को मैनेज करना, जो बैनर बनते हैं, जो डिजाइन करना जानता है ग्राफिकली, कुछ दूसरे ब्रांच से हट के अलग इंजीनियर बनना चाहता है, वो लोग इस ब्रांच को ले सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से ब्रांच आते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे 3D ग्राफिक्स वाला आता है, बायो मेडिकल एंड रोबोटिक्स आता है, फूड प्रोसेसिंग आता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आता है, फायर टेक्नोलॉजी आता है, एंड माइनिंग इंजीनियरिंग आता है। तो जो भी ब्रांच जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस से छोड़ के बचते हैं, वो सारे यहाँ पे अदर ब्रांचेज में आ रखे हैं, मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। इसका डिमांड फ्यूचर में अच्छा खासा होगा, बट अभी फिलहाल बहुत कम है। अभी हमको नहीं लगता कि आने वाला 5 साल 10 साल तक इसका डिमांड है। हो सकता है इसका जो भविष्य आएगा वो आगे चल के 10 साल बाद दिखेगा, लेकिन हाँ, इसका डिमांड कहीं ना कहीं दिखेगा। अब देखो, कहीं पे मुझे आग लग गया है, वहाँ पे आग को कैसे बुझाना है, कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, उसके लिए कौन, फायर टेक्नोलॉजी वाले काम आएंगे। आप बनोगे सर फायर टेक्नोलॉजी इंजीनियर, तो आपको पता करना पड़ेगा कैसे करना है। कल को रोबोटिक्स में बहुत सारी चीज़ होने लगेगा, जो रोबोट बहुत सारी चीज़ को करेगा, रोबोट बहुत सारी चीज़ों को करने लगेगा, तो वो कौन करेगा। अगर आप बायोटेक्निकल, यहाँ पे बायो मेडिकल और यहाँ पे रोबोटिक्स ब्रांच लेते हो तो आप कर रहोगे। बहुत लोगों को आगे चल करके एक ग्राफिकली चीज़ों को डिजाइन करवाना, तो कौन करेगा, ग्राफिक डिजाइन करेगा। बहुत लोगों को चल करके आगे अच्छा स्वादिष्ट खाना खाना का मन करेगा, तो फूड टेक्नोलॉजी वाले काम आएंगे। एक नए लेवल का, एक नए स्पेसीज, एक नए तरीका से चीज़ों को जनरेट करके एक नए तरीका से आप खाना को कैसे बना सकते हो,
कैसे किस टेक्नोलॉजी के अनुसार आप खाना को और बेहतर से बेहतर क्वालिटी बना सकते हो, ये कौन काम करेगा, फूड प्रोसेसिंग वाले। माइनिंग इंजीनियर, कैसे खनन करके चीज़ों को निकालना है, ये कौन करेगा, माइनिंग इंजीनियरिंग। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए कौन लोग जा सकते हैं, तो इसमें चीज़ें ज़्यादा नहीं है बोलने के लिए, लेकिन इतना चीज़ें हैं मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये ब्रांच वहीं लोग लेंगे जिसका एक खुद का पर्टिकुलर एक बिलीव है कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, अपना पैशन फॉलो करना। जैसे मान लीजिए कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, एक मेरा पैशन है यार, मुझे ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छा से बनना है, वहीं ब्रांच इसको चूज करेंगे। जिनको लगता है कि यार मुझे माइनिंग इंजीनियर बनना है मुझे, वो लोग इस ब्रांच को ले सकते हैं। जिनको लगता है मुझे खाना बनाने वाला चीज़ों को अच्छे से समझना है, वो लोग जा सकते हैं। जिनका पैशन होगा कि हमको बिलीव है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, वो लोग इस ब्रांच को लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके सिवा देखिए यहाँ पे रेडी फॉर इट्स ओके टू बी डिफरेंट। जो लोग इसके लिए रेडी है कि यार सारे लोग मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, सारे लोग इलेक्ट्रिकल बनते हैं, सारे लोग सीएस लेते हैं, सारे लोग सिविल बनते हैं, मुझे कुछ अलग करना है, मैं रेडी हूँ कुछ अलग दिखने के लिए, तो इस ब्रांच को ले लो। आप बिल्कुल सही करो, इस ब्रांच को ले लो तो दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखोगे, क्योंकि सारे लोग के दीवान पे यही चीज रहता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस यही रहता है। लेकिन किसी के टर्न पे ये नहीं रहता है कि मेरा ब्रांच एरोनॉटिकल है, फायर टेक्नोलॉजी है, मेरा ब्रांच बायोटिक है, ऐसा नहीं दिखता है किसी को। तो आप दूसरों से एक अलग दिखना चाहते हो तो इस ब्रांच को ले सकते हो। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर डू द डिफरेंट थिंग देन यू कैन गो थ्रू दिस ऑल ब्रांच। ओके, जिनके दिमाग में बेसिक मैथमेटिकली आपको जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत पड़ेगी, तो आप देख लीजिएगा। इसके सिवाय जो लोग कहे कि गो फॉर द स्पेशल पर्पस है, जो जिनका स्पेशल पर्पस है कि हमको इसी ब्रांच के साथ आगे बढ़ना है, वो लोग इस ब्रांच को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बता दिए आपको ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेज, लेकिन एक चीज़ और है, मुझे कुछ चीज़ें और भी बतानी है। देखो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है मुझे पता है, और अगर आपको सही जानकारी मिल रहा है तो समय तो देना पड़ेगा ना, एक बेहतरीन जानकारी लेने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ जाए ना, सभी को भाई सैल्यूट है, सभी को भाई सैल्यूट है भाई। आप कैरियर के लिए, आप अपना भविष्य के लिए इतना समय दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट है भाई सभी को, सैल्यूट मेरे तरफ से सभी को, जो ही बच्चे इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, आप अपने आने वाला भविष्य के बारे में सोच रहे हो। आप पहली बात है कि दूसरों से अलग अभी दिख रहे हो मुझे। जो ही बच्चे इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं, सभी से मुझे सैल्यूट है कि आप दूसरों से अलग हो, कि यहाँ तक पहुँचे आप इस वीडियो को देखने के लिए और देखते हुए। तो पहली बात है कि आप पहले ही मुझे दिख रहे हो कि आप दूसरे से अलग हो, रियली में आप भविष्य में बहुत अच्छे करोगे। क्योंकि इतना सीरियस होकर के किसी का वीडियो देखना, 1 घंटे के आसपास का वीडियो बहुत कम लोग कर पाते हैं चीज़ें। 10 मिनट 5 मिनट देख के स्किप मारो, ऐसे चिल्ला रहा है, छोड़ो यार जाने दो। लेकिन जाने नहीं देना, आपको कैरियर की बात है, कैरियर की सवाल है, आपको देखना चाहिए था, अच्छी बात है ये। चलो आगे बात करते हैं। हमारे पास इसमें कुछ और भी ब्रांच है मेरे पास, जैसे सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन। सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन मैंने लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि कुछ बच्चे सीएससी करते हैं और स्पेशलाइजेशन ब्रांच छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए मैंने लास्ट में रखा। कुछ बच्चे यहाँ तक देखते हुए आए हैं, जिनको स्पेशलाइजेशन ब्रांच के बारे में जानना है, वो आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगा। देखिए सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन ब्रांच में क्या रखा है कि ये जो ब्रांच है ना, स्पेशलाइज फॉर्म होता है सीएससी का। इसमें जो काम करना पड़ता है वो काम ये है कि आपका सीएससी के रिलेटेड ही काम रहता है, लेकिन स्पेशलाइज फॉर्म में रहता है। जैसे कि मैं बात करूं आईओटी का काम, एआई का, एमएल का, साइबर सिक्योरिटी का, डाटा साइंटिस्ट का एंड एक्सेट्रा सो मेनी मोर। तो इसमें जो वर्क रहेगा वो सीएससी से रिलेटेड ही वर्क रहेगा, लेकिन वर्क जो रहेगा वो सीएससी से थोड़ा हट के रहेगा, एक स्पेशलाइज फॉर्म में रहेगा। वो आपका होता है सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन ब्रांच। अब इसमें कौन कौन से आपको जो है कि चीज़ों को करना चाहिए था जिससे आपको पता चले कि हाँ मुझे इस ब्रांच को लेना चाहिए था, तो जो भी क्राइटेरिया है हमारे पास सीएससी का, वही क्राइटेरिया है यहाँ पे इस ब्रांच के लिए। तो जो इंटरेस्टेड है प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए, जो कंफर्टेबल है लॉन्ग स्क्रीन टाइम के लिए, जो स्ट्रांग है अंडरस्टैंडिंग के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, वो लोग जा सकते हैं। जो इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा है, मैथमेटिकल चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, इसका डिमांड भी बहुत अच्छा है। इसका फ्यूचर और स्कोप की बात करें, इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे। एक चीज़ मुझे दिखाता हूँ, देखिए जरा इस चीज़ को देखिए। IIT खड़गपुर टू सून लंच AI कोर्स इन बीटेक। IIT खड़गपुर जल्द ही लंच करने वाला है AI का कोर्स बीटेक के लिए। वो क्यों करना चाह रहा है? IIT खड़गपुर पागल तो नहीं है ना, इतना मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट है, पागल तो नहीं है ना। वो भविष्य देख रहा है इसमें, तभी तो इस ब्रांच को लेके आना चाह रहा है। तो एक बेहतर भविष्य तो है, डिमांड तो इसका है भाई। एंड एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे, IIT मद्रास अल्मनस डोनेट्स 110 करोड़। सोचो 110 करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखा है, किसके लिए? टू सेटअप द स्कूल फॉर द डाटा साइंटिस्ट एंड एनालाइज AI। मतलब AI और डाटा साइंटिस्ट के लिए, डाटा साइंस के लिए आपको 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रखा है।
पागल तो नहीं है हम लोग ना, कहीं ना कहीं भविष्य दिख रहा है तब तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आने वाला जो समय होगा AI पे ही बेस्ट हो जाएगा। तो AI वाला जो ब्रांच है ना, स्पेशलाइजेशन ब्रांच, वही बस मस्त है एकदम। IoT भी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छे ब्रांच है जो आगे चल के CC के कंपेयर में भी बराबर कर लेंगे, अच्छे ब्रांच है, इसको भी चाहो तो आप ले सकते हो। उसके सिवा देखो यहाँ पे 32% सर्ज इन AI जॉब, बीटेक इन AI डाटा साइंटिस्ट, डाटा साइंस एंड राइजिंग द चॉइस अमॉन्ग द स्टूडेंट। मतलब चॉइस फिलिंग जो है ना कि 32% तक मार्केट में ऐसे जॉब है ना जो कि AI बेस्ड काम कर रहे हैं। तो AI का जो जॉब है ना वो आने वाला है, AI के साथ आप जा सकते हो। ये सब कौन से ब्रांचेज है, ये सब AI का जो ब्रांचेज वगैरह मैं बात कर रहा हूँ, ये सब स्पेशलाइजेशन ब्रांच है CSC का। तो CSC का स्पेशलाइजेशन ब्रांच भी आगे चल के बहुत अच्छा करेगा, आने वाला 4 साल 5 साल बाद में इसका डिमांड और अच्छा होगा। CSC के जस्ट बराबर ही है, एकदम भाई भाई हैं दोनों। तो जो बच्चे को CSC नहीं मिलेगा स्पेशलाइजेशन ब्रांच के साथ, आप फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर आपको CSC नहीं मिलता है तो CSC विथ स्पेशलाइजेशन ब्रांच आप चाहो तो ले सकते हो। तो ये थी हमारे पास टोटल आपका इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं, एफर्ट डाल करके काफ़ी अच्छा से। मेरा टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो एफर्ट प्लस टीम को जो इतना रिसर्च करके चीज़ों को बनाया है। एंड चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड ऑल ऑफ द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू, आपका जो भी समय मैंने इतना लिया, वेरी थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक समय दिया है। एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को, आप अपना ब्रांच बेहतर से बेहतर चूज करिए। ये अगर PPT चाहिए आप लोग को तो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये PPT मिल जाएगा। आपको अच्छे से समझना हर एक ब्रांच को, तो आपको समझा दिया मैंने। बाकी और भी कुछ चीज़ें अगर पढ़ना है इसके बारे में तो आपको PPT मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेहतर से बेहतर भविष्य के लिए आप हमारे साथ जुड़े, एफर्ट प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना करियर को एक नई उड़ान दें। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।